हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेरी वेल एंड फाइन। माय नेम इज आशीष कुमार। आई वेलकम टू माय न्यू चैनल एजुकेशन टेक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले हम उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है फोर्स। तो चैप्टर का जो नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो पहला हम फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में देखेंगे कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो उस पर हमारे क्या क्या इफेक्ट देखने से मिलते हैं एक जब फोर्स उस पर अप्लाई करते हैं। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। फिर हम देखेंगे आपका इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, इनर्शिया के बारे में देखेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ इनर्शिया की भी बात करेंगे इसमें, टाइप्स ऑफ इनर्शिया कि हमारे इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम बात करेंगे मोमेंट के बारे में, हमारा जो मोमेंट क्या होता है। फिर हम बात करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में मैं इन टॉपिक्स पे बात करूंगा। वैसे और भी टॉपिक्स हैं, बट आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आपको देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसा कि मैंने जब मोशन पे मैंने वीडियो वहाँ पे 1 आवर्स की वीडियो मैंने बना दी है, बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वीडियो देखने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये पार्ट वाइज जितना भी वीडियो हो सकता है मैं उसको पार्ट वाइज डिवाइड कर दे रहा हूँ। मैक्सिमम 35 एंड 30 मिनट्स का वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा आपके लिए। तो पहले हम बात करेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स आपका क्या होता है, ठीक है। फोर्स से आप क्या समझते हैं, फोर्स मतलब बल। जैसे क्या होता है ना कि जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज आपका कोई एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द योर ऑब्जेक्ट, ओके। जब इस पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई आपका एक और बॉडी है यहाँ पे। जब इस पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए जिस फोर्स से आप इसको खींच रहे हैं, मान लीजिए किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई धक्का दे रहे हैं, इसको हम बोलेंगे पुश एंड इसको बोलेंगे पुल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस बॉडी की क्या स्टेट में चेंजेज होंगे। जैसे क्या होता है कि जब आप नॉर्मल लाइफ में जब आप दरवाजा ओपन करते हैं और फिर बंद भी करते हैं तो वहाँ पे आपको फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो फोर्स की हेल्प से क्या हो रहा है कि बॉडी की स्टेट में चेंजेज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज ए पुल एंड पुश दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजिशन, शेप एंड साइज एंड डायरेक्शन, तो इज नोन एज द फोर्स। तो आप देख रही जब इस पर पुश कर रहे हैं इस बॉडी को तो ये अपनी स्टेट में चेंजेस ला रहा है। जब इस बॉडी को आप खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तब भी इसकी स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। जैसे आप फोर्स लगा किसी बॉडी का शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका एक टेबल है, इस टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जब इस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज चेंज हो जाएगी नहीं। जैसे मान लीजिए क्या होता है, एक रबर होता है, इरेजर जिसको बोलते हैं हम। जैसे आप क्या करते हैं, जब पेंसिल से लिखते हैं तो उसको किसी चीज़ को क्लियर करने, किसकी राइटिंग को क्लियर करने के लिए जब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं दोनों डायरेक्शन से, तो इसकी शेप एंड साइज में चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे। तो मैंने क्या कहा कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, फोर्स एक बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज में चेंजेस ला सकते हैं। डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे कोई बॉलर है, फेंक रहा है बॉल को, तो एक बैटमैन क्या होता है कि इस बॉल की डायरेक्शन चेंज करता है, फोर्स की हेल्प से इस बॉल की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी फिनोमिना हमको देखने को मिलती है जब हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ठीक है, आप आई होप आपको ये फोर्स वाली चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं तो उस पर क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, तो जैसे मान लीजिए जब किसी बॉडी पे हम फोर्स, मान लीजिए आपका एक बॉडी है, ठीक है। पहले क्या होगा, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी स्टेट में चेंजेस होगा। मतलब कि बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में है, तो यदि बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में है तो उस पर हम फोर्स अप्लाई कर से उसको मूविंग कंडीशन में हम ला सकते हैं। तो पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि बॉडी की हम शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं, फोर्स की हेल्प से हम बॉडी की शेप एंड साइज चेंज कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा कि यदि कोई मूविंग बॉडी है, यदि कोई बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी से, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, यदि कोई बॉडी मूव कर रही है v वेलोसिटी से, ठीक है, तो क्या होगा कि हम फोर्स की हेल्प से इस मूविंग बॉडी को हम स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स लगा के इस मूविंग बॉडी को हम स्टॉप कर सकते हैं। तो तीसरा कंडीशन ये हो गया। और चौथा कंडीशन क्या हो सकता है कि फोर्स की हेल्प से हम बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई बॉल है, ये लीनियर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम जब फोर्स लगाएंगे, मान लीजिए हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो इस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो हम फोर्स की हेल्प से बॉल की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको टाइप्स मतलब इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पता चल गए कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उस पर हमको क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस की।
तो आपके इस सिलेबस में कितने टाइप के फोर्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए आपका टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो होता है, आप लोग यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, पहले आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसका मीनिंग क्या होता है, फिर हम डिफिनेशन यहाँ पे प्रॉपर वे में लिख लेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो वैसे तो दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स एंड दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स से मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये मेरा मार्कर है, तो जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, जब ये इसका कैप है, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो इस पर मैं एक तरीके का फोर्स लगा रहा हूँ, तो मतलब ये टच है, मतलब मैं इसको टच कर रहा हूँ, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब जब कोई, जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, तो जब इसको आप टच कर रहे हैं, जैसे इसको आप जब टच करके फोर्स लगा रहे हैं भाई, अब इसको जैसे पुश करना हो तो आप जब इसको पुश करेंगे, इस मतलब आपका हाथ और इस ऑब्जेक्ट में टचिंग होगा तभी तो ये पुश होगा, तो मतलब ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। नॉन कॉन्टैक्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा कि हमारी जो जैसे हमारी जो अर्थ है वो मून को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ये मून हो गया आपका, अर्थ हो गया, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो वहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन ये एक दूसरे के टच में नहीं है, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो फोर्सेज होते हैं, ऐसे फोर्सेज जो आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हो गए, ये सब फोर्सेज हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप अगर यही मार्कर है, अगर आप अपने बॉल पे इसको रब कर लेंगे, फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब कागज के टुकड़े रख लेंगे, तो आप कुछ दूरी से ही देखेंगे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। आप इस सिंपल से एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट के जैसे आप मैग्नेट है आपका ये, तो आप देखेंगे किसी आयरन बॉडी को ये मतलब कुछ ही दूरी पर रहता है तभी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, तो आप देखिए बिना टच हुए ही वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बेसिकली आपके सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स है, दो टाइप के फोर्स आपको पढ़ने हैं, एक बैलेंस फोर्स पढ़ना है, एक अनबैलेंस फोर्स पढ़ना है। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स हमारा क्या होता है। ओके, तो अगर आपको इस पर एक वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के सारे टाइप्स के बारे में यहाँ पे मैं अच्छे से डिस्कशन कर दूंगा, ठीक है। तो बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो पहला हम देखेंगे बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है हमारा। नाम से ही क्लियर है, बैलेंस फोर्स मतलब यदि किसी बॉडी पे, मान लीजिए आपका कोई एक बॉडी है, ठीक है, बैलेंस फोर्स मतलब नाम से ही क्लियर है, बैलेंस मतलब दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे वो इक्वल लगेंगे, ठीक है। अगर इधर पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इधर पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगे, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है। मतलब यह जीरो को इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या होगा, बैलेंस फोर्स ऐसे फोर्स को बोलते हैं कि जब इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो को इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम देख लेते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है हमारा। पहले चीज़ों को समझिए, फिर एक प्रॉपर डिफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कैसा क्या होता है। तो हम लोग का मेन फोकस है कि चीज़ों को समझना। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि यदि कोई बॉडी पे फोर्सेज लग रहे हैं मतलब दो डायरेक्शन से, मान लीजिए इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी हमारी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो ये हमारा अनबैलेंस है। तो मतलब इसका क्या होता है कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ये जीरो से ग्रेटर होता है। देखिए ये जीरो से बड़ा ही तो है वैल्यू, तो ये हमारा अनबैलेंस फोर्स होता है। और इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स में हमारी जो बॉडी की स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होती है, इस बॉडी की स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होती है, और सिस्टम पे जितना हमारा फोर्स होता है, नेट फोर्स जो होता है वो जीरो को इक्वल होता है, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि जब बॉडी की स्टेट में चेंजेस नहीं हमको देखने को मिलते हैं तो वो हमारा मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पे जो एक्सपीरियंस जो करता है वो जीरो होता है। मतलब इस कंडीशन में हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है, क्योंकि बॉडी के स्टेट में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे हैं। स्टेट में क्यों नहीं, क्योंकि बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका ये बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि यहाँ पे जो सिस्टम पे जो नेट फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि इसके स्टेट में चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब दोनों डायरेक्शन में जो फोर्सेज हैं वो सेम नहीं है, इक्वल एंड मतलब अपोजिट मतलब यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से इसकी स्टेट में चेंजेस होते हैं, ठीक है। और जब इसकी स्टेट में चेंजेस होते हैं तो इसमें हमको एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी स्टेट में चेंज होगा तो मतलब वेलोसिटी वेरी करेगी, जब वेलोसिटी वेरी करेगी तो मतलब एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रॉपर एक डिफिनेशन, ठीक है। फोर्स इज ए पुल और पुश दैट कॉज, फोर्स इज ए पुल और पुश दैट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू मूव फास्ट और स्लो एंड चेंज द डायरेक्शन।
इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होती है। फोर्स जब भी आप बताएंगे डायरेक्शंस और आपको एंड मैग्नीट्यूड की दोनों की नीड होगी। इट इज़ ए डिनोटेड बाय एफ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट्स यूनिट इज न्यूटन, इसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल ले लेते हैं, टू ओपन द डोर एंड क्लोज द डोर। जब हम डोर को, जैसे आप दरवाज़ा ओपन भी करते हैं तो वहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप दरवाज़ा को डोर क्लोज करते हैं तो भी हमारा फोर्स की रिक्वायरमेंट वहाँ पे पड़ती है। अब इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उस पर क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। पहला इफेक्ट हमको चेंज स्पीड ऑफ ए मूविंग। मान लीजिए कोई बॉडी मूव करी तो उसकी स्पीड में हम चेंजेस ला सकते हैं, तो पहला हमारा ये इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या हो गया कि चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, तो फोर्स लगा के हम किसी भी बॉडी की शेप एंड साइज में चेंजेस ला सकते हैं। और तीसरा इफेक्ट क्या हो सकता है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग, तो कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। एंड स्टॉप अ मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ द फोर्स। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। तो बैलेंस्ड फोर्स क्या होते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। मतलब बैलेंस फोर्स मतलब दोनों डायरेक्शन से हमारे जो फोर्स रहे और इक्वल डायरेक्शंस में लगे तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। देन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंज, तो इसमें बॉडी की जो स्टेट में होते हैं, जब बैलेंस फोर्स किसी बॉडी पे लगता है तो उसकी जो स्टेट में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। और सिस्टम पे हमारा जो नेट फोर्स होता है वो जीरो होता है, ठीक है। द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो एंड एक्सीलरेशन इज ऑलवेज जीरो। और इस कंडीशन में जब हमारी बॉडी के स्टेट में कोई चेंजेज ही नहीं हुए, मतलब उस वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो एक्सीलरेशन हमारा भी वहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एंड एक हम जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल टाइप ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक बॉडी है, ठीक है, ये किसी प्लेन सरफेस पे रखी हुई है, ओके। और आपके इस पर फोर्स, आप 10 न्यूटन का फोर्स इधर भी लगा रहे हैं एंड 10 न्यूटन का फोर्स यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि इसकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने स्कूल्स में जैसे एक रस्सी होती है, दोनों तरफ से ढेर सारे लोग उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब दोनों तरफ से सेम फोर्सेस लगते हैं तो उस कंडीशन में न तो कोई इधर जाता है न तो कोई इधर जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमको बैलेंस फोर्स देखने को मिलता है। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो, जब हमारा फोर्स जीरो से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स। तो द बॉडी चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो जब अनबैलेंस फोर्स लगता है तो बॉडी की स्टेट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज नॉट जीरो, और सिस्टम पे हमारा जो नेट फोर्स होता है वो जीरो के इक्वल नहीं होता है। और इस कंडीशन में हमको उस बॉडी में कुछ एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो रही है तो वहाँ पे हमको जाहिर सी बात है एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा। जैसे ऐसा कुछ हो गया आपका, ये आपकी कोई बॉडी है, ठीक है, यहाँ से आपका 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और यहाँ से आपका 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आप देखेंगे जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगी बॉडी हमारी उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया लॉ ऑफ मोशन की। तो मोशन को डिफाइन करने के लिए कितने लॉ बताए गए हैं, तो एक महान साइंटिस्ट है जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन, तो इन्होंने मोशन को डिफाइन करने किसी भी बॉडी की मोशन को डिफाइन करने के लिए बेसिकली 3 लॉ दिए, तो उसी लॉ को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इनका पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जो ये मोशन है, मतलब लॉ ऑफ मोशन है, तो बेसिकली इस लॉ ऑफ मोशन में हमको मतलब फोर्सेस के बारे में पता चलते हैं और हमको दो बॉडी की, मतलब एक बॉडी एंड फोर्स के बीच रिलेशन देखने को मिलता है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगते हैं तो उसमें किस टाइप का मोशंस होते हैं, मतलब मोशन होता है। तो बेसिकली हमको उसमें ये चीज़ें पता चलती है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, बॉडी एंड जब किसी बॉडी पे फोर्स लगते हैं तो उसमें हमको मोशन देखने को मिलता है, इसके बीच हमको रिलेशन देखने को यहाँ पे मिलता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बताता है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये हमको किसके बारे में बताता है कि ये जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने अपने अगल बगल अपने इन्वायरमेंट में देखा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है, तो न्यूटन ने इसको कैसे डिफाइन किया कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। वह कब तक नहीं चेंज करना चाहेगा, जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। तो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। इसका एग्जाम्पल आप सिंपल, मतलब मैंने क्या बताया कि इफ़ एनी बॉडी रेस्ट, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है, या इफ एनी बॉडी मूव
यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो यह अपनी स्टेट को चेंजेस नहीं करने चाहेंगे। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहिए। अपनी स्टेट में चेंजेस नहीं चाहेंगे कि मेरी स्टेट में चेंजेस हो। यह अपनी स्टेट में चेंजेस कब तक नहीं चाहेंगे, जब तक कि अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जब तक कि हम इस पर कोई बाहरी फोर्स अप्लाई न करें तब तक कि अपनी स्टेट में चेंजेस नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, आप इसमें एक एग्जांपल देखे होंगे। जैसे मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, दिस इज द टेबल, ओके, आपका मान लीजिए सपोज कीजिए दिस इज द टेबल, और इस टेबल के ऊपर आपने कोई एक बुक रखी है या कोई एक मान लीजिए पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऐसा कुछ स्लैब रखा हुआ है इस टेबल के ऊपर, ठीक है। तो आप देखेंगे स्लैब है ये, तो क्या इसकी स्टेट में चेंजेज होगा? ये स्लैब कब तक अपनी स्टेट नहीं चेंज करेगा, जब तक कि इस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जब तक कि आप इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक ये अपनी स्टेट में चेंजेस नहीं करेगा। तो न्यूटन ने यही बताया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, यदि कोई बॉडी मूव करे तो मूव ही करना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। तो इसको हम बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको फिनोमिना इस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में देखने को मिलती है। जैसे मैंने क्या बताया कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहती है। तो इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। यह किस वजह से हो रहा है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रही है, कोई बॉडी मूव करे तो मूव ही करना चाह रही है। ये किसकी वजह से हमको देखने को मिल रहा है, इनर्शिया। एक टर्म आता है इनर्शिया हमारा, ठीक है। तो इनर्शिया मतलब क्या हुआ, इनर्शिया का हम सिंपल से ज्ञान लेजीनेस, ठीक है, लेजीनेस। तो न्यूटन ने क्या बताया, मतलब न्यूटन हमारा फर्स्ट लॉ क्या बताया, इनर्शिया के बारे में बताता है, किसी ऑब्जेक्ट में कितना इनर्शिया है। जैसे कोई इन्होंने क्या बताया कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाह रही है, कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करना चाह रही है। यह किसकी वजह से हो रहा है, इनर्शिया के कारण हो रहा है। तो इनर्शिया एक ऐसा फैक्टर है, इनर्शिया का मतलब होता है कि लेजीनेस ऑफ द बॉडी। जैसे मान लीजिए आप सुबह आपकी मम्मी उठाती है तो आप उठना नहीं चाहते हैं। जैसे आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखना चाहते हैं, सॉन्ग ही सुनना चाहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं खेलने के मतलब खेलते रहते हैं तो खेलना ही चाहते हैं, जब उनको कोई डिस्टर्ब करता है तो रोने लगते हैं। तो उनमें बेसिकली क्या होता है, इनर्शिया होता है। अगर ये बॉडी रेस्ट में है तो इसके अंदर इनर्शिया है, तो जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक अपनी स्टेट में चेंजेस नहीं करेगा। तो इनर्शिया की वजह से कोई बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में होती है, कोई बॉडी हमारी मूविंग कंडीशन में होती है, तो उसके अंदर इनर्शिया होता है, ठीक है। तो इनर्शिया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इनर्शिया बेसिकली हमारा जो डिपेंड करता है वो बॉडी के मास पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना बॉडी का ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगी, जितना बॉडी का मास कम होगा उतना इनर्शिया कम होगी। तो जैसे मैं आपसे पूछूं कि सपोज दैट आपका कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, एक आप दो ऑब्जेक्ट हैं, इसका जो मास है 2 kg है, इसका मास है 10 kg है, तो किस में ज़्यादा इनर्शिया होगी, इसमें या इसमें? तो इस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी होता है। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, दो टाइप्स की इनर्शिया होते हैं, एक रेस्ट ऑफ इनर्शिया एंड एक मोशन ऑफ इनर्शिया। रेस्ट ऑफ इनर्शिया से क्या मतलब है कि यदि इफ एनी बॉडी इन रेस्ट कंडीशन देन इट विल बी इन रेस्ट कंडीशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब इसका कहने का मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं तो अपनी पोजीशन में चेंजेस नहीं लाता है। इसका आप सीधा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं इसी रेस्ट ऑफ इनर्शिया का। जैसे मान लीजिए आपका कोई ये बस है, इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसका हम अभी प्रॉपर एक डिफिनेशन देखेंगे, बस अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आपका कोई कार है, ठीक है, या बस ही मान लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ है, ऐसा, ठीक है। ये अच्छे से बना देते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है, ओके, दिस इज द कार, ओके। मान लीजिए आप कार में बैठे हैं, आप कार इसमें रेस्ट कंडीशन में है, मतलब v = 0, मतलब कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। आपकी कार जो है रेस्ट कंडीशन में है। तो अचानक क्या होता है कि कार आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगती है, ठीक है। मतलब आप बैठे हैं कार में और अचानक क्या होता है कि कार आपकी चलने लगती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो पीछे पैसेंजर बैठे रहेंगे उनके साथ क्या होगा, वो क्या करेंगे कि वो पीछे की तरफ गिर जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएंगे। जब ये कार हमारी अचानक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पैसेंजर होंगे हमारे, पैसेंजर जो होंगे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होगा?
ऐसा इनर्शिया का कारण होता है। तो बेसिकली इसमें होता क्या फिनोमिना होता है कि देखिए कि हमारी बॉडी का जो लोअर पोर्शन है, जो आपका लोअर पोर्शन है वो कार के साथ मूविंग कंडीशन में आ जाता है, जबकि बॉडी का जो अपर पोर्शन है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो रेस्ट की वजह से क्या होता है कि वह हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। तो ड्यू टू मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनर्शिया यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो इनर्शिया की वजह से हम क्या करते हैं कि इनर्शिया की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। तो ये हो गया आपका रेस्ट ऑफ इनर्शिया। मोशन ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि यदि कोई बॉडी मूव करे तो मूव ही करना चाहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर हम अप्लाई न करें। देखते हैं मोशन ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मान लीजिए एक बस है आपका, मोशन ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। मोशन ऑफ इनर्शिया, ओके, IN मोशन ऑफ इनर्शिया। तो आपका एक बस है, ठीक है, दिस इज द बस, ओके। तो आपने देखा होगा कि मोशन ऑफ इनर्शिया पहले क्या होता है कि यदि कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहेगी जब तक इस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न करें, ठीक है। तो उसकी कंडीशन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो यदि कोई ऑब्जेक्ट है, बस है, वह v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अचानक क्या होता है कि हम जब बस में बैठे तो बस के साथ मूविंग कंडीशन में हम होते हैं। तो अचानक आपने कभी देखा होगा, ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप चलते हुए बस से जब उतर जाते हैं तो आप गिर जाते हैं। गिरने के चांसेस वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और कुछ लोग होते हैं कि बस के साथ उतनी स्पीड से दौड़ लगाते हैं तब वो गिरते नहीं हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब बस चलती हुई बस से अचानक कोई इंसान उतर जाता है तो अचानक वो गिर जाता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया की वजह से, वहाँ पे इनर्शिया की वजह से होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी पूरी बॉडी जो है बस के साथ मूविंग कंडीशन में होती है, ठीक है, जब हम बस में ट्रेवल करते हैं या बस में जब हम जिस टाइम पे हम बस में रहते हैं। तो जैसे ही हम बस चलते हुई बस से उतरते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो लोअर पोर्शन है वो क्या होता है कि मतलब अर्थ के जैसे ही टच करते हैं तो वो हमारा रेस्ट कंडीशन में आता है, जबकि जो आपका अपर पोर्शन है वो किस में रहना चाह रहा है, मोशन में ही रहना चाह रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम वहाँ पे गिरने के चांसेस हमको ज़्यादा, इसकी वजह से वहाँ पे गिर जाते हैं, अर्थ पे गिर जाते हैं, ग्राउंड पे हम लोग गिर जाते हैं। तो यही मेन रीजन होता है कि मोशन ऑफ इनर्शिया में क्या होता है कि यदि कोई बॉडी मोशन करे तो मोशन ही करेगी जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। और जब हम चलते हुए बस से हम उतरते हैं तो हमको गिरने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम बस के साथ रहते हैं तो वहाँ पर हमारी बॉडी मूविंग कंडीशन में होती है, लेकिन जैसे ही हम अपना पैर ग्राउंड से टच कराते हैं तो उस समय हमारा बॉडी का लोअर पोर्शन रेस्ट कंडीशन में जाता है, अपर पोर्शन मोशन में ही रहना चाहता है। तो इसकी वजह से वहाँ पर हम गिर जाते हैं। तो ये किसके इफेक्ट के कारण होता है? इनर्शिया की इफेक्ट के कारण होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगाते हैं मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम या यू कैन से दैट लीनियर मोमेंटम, तो इसका एक हम प्रॉपर डिफिनेशन देखेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम। तो देखिए, आपको अगर न्यूटन सेकेंड लॉ समझना है तो आपको मोमेंटम टर्म समझना बहुत ही जरूरी होगा। तो कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो हम देखते हैं कि उसमें कितना मोमेंटम, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसके अंदर कितना मोमेंटम है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो मूविंग ऑब्जेक्ट को बताने के लिए उसके मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लेने के कहूँ, अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। सपोज एक आपका क्रिकेट बॉल है, ठीक है, ये आपका क्रिकेट बॉल है और आपका एक टेनिस बॉल है, ओके। यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं ये आपका क्रिकेट बॉल एंड दिस इज द टेनिस बॉल। तो मैं आपसे पूछूं कि किसका वेट ज़्यादा होगा, तो आप बोलेंगे सर कि क्रिकेट बॉल का वेट ज़्यादा होगा, हायर वेट, इसका वेट ज़्यादा होगा, ए लो वेट होगा ना भाई। क्रिकेट बॉल का वजन ज़्यादा होगा एंड टेनिस बॉल का वजन तो कम ही होगा ना। तो ये कंडीशन होगा। तो इसको क्या करते हैं कि हम सेम स्पीड या फिर कह लो सेम वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं, ठीक है। इन दोनों बॉल को हम सेम स्पीड सेम वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, मतलब सेम स्पीड से बोलो या फिर सेम वेलोसिटी से हम किसी भी डायरेक्शन में इसको हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। तो मैं आपसे पूछूं कि किस बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की, किस बॉल को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो कुछ लोग का आंसर होगा सर
टेनिस बॉल को, कुछ लोग का होगा क्रिकेट बॉल को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन दोनों का जो मास है वो ज़्यादा है, मतलब इसका वेट ज़्यादा है, इसका वेट कम है। तो पता है जिसका वेट ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जिसका वेट कम होगा उसको रोकने के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि द फोर्स रिक्वायरमेंट टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ये हम कह सकते हैं ना, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो हमारा जो फोर्स हो गया वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? मास के, क्योंकि यहाँ पे दोनों का मास डिफरेंट डिफरेंट है। तो जिसका जितना ज़्यादा मास होगा उसको रोकने के लिए हमको उतने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हम मूवमेंट को बेसिकली समझा रहे हैं, मूवमेंट को हम कैसे समझ सकते हैं। दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ये आपका दो ऑब्जेक्ट हैं। ओके, अब इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास है वो हम सेम रख रहे हैं। मास कह लो या फिर वेट कह लो, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास मान लीजिए 10 kg का है, ये भी 10 kg का है। ओके, इन दोनों का जो मास है इस कंडीशन में सेम है। अब क्या करते हैं कि इनको हम डिफरेंट वेलोसिटी से हम फेंकते हैं। मान लीजिए ये पहले ऑब्जेक्ट को, जो हमारा फर्स्ट ए है एंड बी है, ए को हम फेंकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एंड बी को हम फेंकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अब मैं आपसे पूछूं कि किस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए? बताइए, किस में ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? किस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए? मतलब इसको रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए, इसको रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए, मतलब किस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी? बताइए, इस ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या इस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए किस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? बताइए। तो जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसको रोकने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि इस कंडीशन में क्या है कि आपके मासेस सेम है लेकिन इनकी वेलोसिटी जो है डिफरेंट है। तो जिसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उसको रोकने के लिए उतना ही फोर्स की रिक्वायरमेंट हमको पड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि द फोर्स रिक्वायरमेंट टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ये कह सकते हैं कि नहीं? द फोर्स रिक्वायरमेंट टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो पहले कंडीशन में मैंने क्या बताया कि अगर दो बॉल डिफरेंट वेट के हैं तो जिस बॉल का वेट ज़्यादा होगा उस बॉल को रोकने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। यदि दो ऑब्जेक्ट सेम मास के हैं और बट उनकी वेलोसिटी डिफरेंट है तो जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये आपने देखा कि फोर्स हमारा जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम ये कह सकते हैं जो किसी भी बॉडी का जो मोमेंटम होता है वह मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो मोमेंटम क्या होता है हमारा? जो हमारा मोमेंटम होता है वह, इसको हम P से डिनोट करते हैं, यह मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो P इक्वल टू क्या हो गया हमारा? यहाँ पे फार्मूला निकल के आ गया mv। ठीक है, तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उसे हम बोलते हैं मोमेंट या फिर लीनियर मोमेंटम। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसमें देखेंगे चेंज इन मोमेंटम एंड द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो चलिए इसका हम एक प्रॉपर डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम ये सारी चीज़ें। इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब क्या करें, यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कोई एक कांस्टेंट स्पीड से किसी लीनियर डायरेक्शन में मूव करे, किसी स्ट्रेट पाथ पे मूव करे, इट विल रिमेन एट रेस्ट, या तब तक रेस्ट में रहना चाहिए या फिर यह अपने स्पीड एक लीनियर डायरेक्शन में तब तक मूव करना चाहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ठीक है, मतलब जब तक कि इसको डिस्टर्ब न किया जाए तब तक ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। तो ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने यही अपने रूल में बताया था। तो एक होता है इनर्सिया मैंने पहले ही बताया कि लेजीनेस ऑफ द बॉडी इज नोन एज द इनर्सिया। तो यहाँ पे एक इसका स्टेटमेंट है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्सिया। मतलब एक ऐसी टेंडेंसी होती है इनर्सिया जो कि अपने स्टेट एंड बॉडी के स्टेट में या तो रेस्ट में या फिर मोशन में, तो अपने उसमें चेंजेस करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको, तो उसी को बोलते हैं हम इनर्सिया हमारा किस पे डिपेंड करता है? बॉडी के मास पे, और यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास पे। ठीक है, इसका एग्जांपल आप एक देख सकते हैं, जैसे आपका एक एग्जांपल हो जाएगा इसका इनर्सिया का। जैसे मैं पूछूं आपका इसका जो इस ब्लॉक का जो मास है 2 kg है, ठीक है, और आपका एक ब्लॉक है ये, और इसका जो मास है 10 kg है।
तो मैं आपसे पूछूं कि किसकी इनर्शिया ज़्यादा होगी, किस ब्लॉक की इनर्शिया ज़्यादा होगी, तो आप बोलेंगे सर इस ब्लॉक की इनर्शिया ज़्यादा होगी, ग्रेटर इनर्शिया। ओके, तो इस ब्लॉक की इनर्शिया ज़्यादा होगी। मैं पूछूंगा क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, तो इनर्शिया हमारी मास पे डिपेंड करती है, तो इसका जो इनर्शिया होगा लेस इनर्शिया। ओके, क्यों, क्योंकि हमारी इनर्शिया जो होती है वो मास पे डिपेंडेंट होती है, इसकी वजह से जिस बॉडी का मास ज़्यादा रहेगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिस बॉडी का मास कम रहेगा उसकी इनर्शिया कम होगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का डिफिनेशन क्या क्या यहाँ पे है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल कॉन्टिन्यूसली टू रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड इट। तो इसका कहने का मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट में है वह कंटिन्यूसली रेस्ट में ही रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका एग्जांपल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप बस में बैठे रहते हैं, बस चलना स्टार्ट नहीं करती है, तो सडनली अगर बस चलती है तो क्या होता है कि हम किस डायरेक्शन में गिर जाते हैं, बैकवर्ड, मतलब पीछे की डायरेक्शन में हम गिर जाते हैं। जैसे अचानक यहाँ पे बस खड़ी है, अचानक चलने लगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली तो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा बॉडी का हाफ पोर्शन होता है वो हमारे जो बस के साथ मूविंग कंडीशन में आ जाती है, बट हमारा जो बॉडी का अपर पोर्शन होता है वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में गिर जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। इफ अ बॉडी इज एट मोशन देन इट विल कॉन्टिन्यूसली टू रिमेन एट मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो यदि कोई बॉडी मोशन कर रही है तो कॉन्टिन्यूसली मोशन में ही रहना चाहिए जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। जैसा कि व्हेन अ पैसेंजर जंप आउट ऑफ ए मूविंग बस ही फॉल डाउन। तो जैसे कोई पैसेंजर चलती हुई बस से अगर आप कूद जाते हैं तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा है। यदि आप बस के साथ उसी स्पीड को मेंटेन करते हैं तो आप वहाँ पे नहीं गिरते हैं, लेकिन अगर आप सडनली आप वहाँ पे रुक जाते हैं ग्राउंड पे जाके तो आप गिर जाते हैं। ठीक है, तो यह किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, मोमेंट और लीनियर मोमेंटम। ये क्या होता है, जैसा कि मैंने बता दिया, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। P इक्वल टू mv, इसको हम डिनोट करते हैं P से। तो यह मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मोमेंटम। तो इसका एक दूसरा डिफिनेशन ये भी है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, मतलब एक मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास एंड वेलोसिटी के। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाई P, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है P इक्वल टू mv। ठीक है, ये एक कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका जो SI यूनिट होता है किलो kg मीटर पर सेकेंड। मास को हम kg में मेजर करते हैं एंड वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में। इफ द बॉडी इज रेस्ट कंडीशन देन इट विल बी मोमेंट जीरो। जब कोई बॉडी हमारी रेस्ट कंडीशन में होती है तो उस कंडीशन में हमारा मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑलवेज जीरो होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक आप यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं पूछूं कि अगर आपके सामने से कार आ रही है, उसको रोकना ज़्यादा आसान होगा या फिर एक साइकिल को रोकना ज़्यादा आसान होगा, तो एक साइकिल को रोकना ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि साइकिल का मास भी कम है एंड साइकिल की वेलोसिटी भी कम होती है। बट एक कार का मास भी ज़्यादा है और कार का वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, तो हमको कार की अपेक्षा साइकिल को रोकना ज़्यादा आसान होगा। तो हम उसके मोमेंटम में कैसे चेंजेस ला सकते हैं, तो मैंने क्या कहा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। तो यहाँ पे किसकी मोमेंटम ज़्यादा होगी, कार की मोमेंटम ज़्यादा होगी और साइकिल की मोमेंटम कम होगी। तो जिसकी मोमेंटम कम होगी उसको रोकना ज़्यादा आसान होगा, जिसका मोमेंटम ज़्यादा होगा उसको रोकना ज़्यादा आसान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इजी टू स्टॉप अ मूविंग साइकिल बट नॉट स्टॉप अ मूविंग कार। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चेंज इन मोमेंटम।